गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 8 अक्टूबर का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसी को चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स नोबेल 2025 का। इसके बारे में हमें क्या जानना है? एक तो नोबेल पुरस्कार जो है शुरू कब से हुआ था? 1901 से। और अभी क्या की गई, इसकी घोषणा हुई है किसको किसको मिलेगा। तो कितने लोग हैं इनको मिलेगा? यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। एक है जॉन क्लार्की, है जॉन क्लार्क। दूसरे हैं माइकल नहीं, मिशेल है, मिशेल एच डेवोरेट। तीसरे हैं जॉन एम मार्टिन्स। इन 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया फिजिक्स का नोबेल। नोबेल पुरस्कार जिसे दिया जाता है तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कभी कभी तो यही पूछा जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोलते हैं, चिकित्सा विज्ञान। इसके अलावा लिटरेचर, साहित्य में। फिर शांति के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स। शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में। बाकी सभी पुरस्कार जो है स्वीडन में दिए जाते हैं। मतलब लोकेशन क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है बीच में शुरू हुआ था 1968 से। बाकी सभी 1901 से स्टार्ट किए गए थे। तो ये हो गए बेसिक कुछ फंडामेंटल्स फिजिक्स जो नोबेल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, किसकी स्मृति में ये अवार्ड है? तो आप लोग नाम जानते होंगे, अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के स्मृति में है ये अवार्ड। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था। वसीयत समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विल। उसी के अनुसार ये अवार्ड दिया जाता है। और इनका कुछ जो पैसा इनके पास था उसको इन्होंने जमा किया था डिपॉजिट, उसी पर जो पैसा मिलता है वही दिया जाता है। अब हम चलते हैं फिजिक्स का अवार्ड। क्यों दिया गया अवार्ड फिजिक्स का? मतलब किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया? फिजिक्स में कौन सा क्षेत्र है जहां इन्होंने काम किया और इनको अवार्ड दिया गया? तो क्वांटम मैकेनिक्स, NICS। क्या हुआ, इनके जो 2 पॉइंट हैं जिसके लिए मिला इन्हें, एक है क्वांटम टनलिंग, ये आपको याद रखना है, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दूसरा था एनर्जी क्वांटाइजेशन, क्वांटम टनलिंग प्लस एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो पहले समझते हैं है क्या ये क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग के लिए इन्होंने एक सर्किट बनाया।
क्या बनाया, एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कि कैसे होता है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में टू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो सुपर कंडक्टर होते हैं, जो पदार्थ उन्हीं को, तो दो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल प्लस एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल, और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने बना जो सर्किट बना उसको बोला जाता है जोसेफसन जंक्शन। ये थिन लेयर इसको दोनों सुपर कंडक्टिंग को अलग करती है, एक इस तरफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और एक इस तरफ। मान लीजिए कि ये पतली लेयर है, ये बहुत छोटे होते हैं, हम तो बहुत बड़े बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पर होता है। तो इससे इसके बीच में फ्लो, ये है थिन लेयर, ठीक है। ये जंक्शन होगा जोसेफसन जंक्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में, तो यहाँ से क्वांटम इस तरफ मूव कर गए। कूपर पेयर्स बोलते हैं, कूपर पेयर। कूपर पेयर्स क्या हुआ, मूव कर गए। कूपर पेयर्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जोड़े, उनको बोलते हैं कूपर पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े इस तरफ से इस तरफ मूव कर गए, क्या कर गए, मूव चले गए। सबसे अच्छी बात क्या, बिना रेजिस्टेंस के, जीरो रेजिस्टेंस, मतलब बीच में कोई अवरोध नहीं रहा। तो इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो इन्होंने डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जिसमें मोमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर विदाउट एनी रेजिस्टेंस थ्रू जोसेफसन जंक्शन, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। एक तो क्वांटम मैकेनिक्स से यूज आपको देखेंगे, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में आप यूज करेंगे, क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग में यूजफुल है। क्वांटम कम्युनिकेशन में, तो ये सब इसके यूजेस हैं जो हो रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक हमारे जो नोबेल दिया गया फिजिक्स का वो। एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो हो रहा है वही मेन आपको। अच्छा, टनलिंग जो बताया गया उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर टनलिंग जो है जी, टनलिंग क्या होता है, जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, ये पिच हो गई, तो जब कोई बॉलर यहाँ से वो डालता है बॉल, यहाँ पर आती है, तो फिर ये ऊपर जाके ऐसे जाती है। लेकिन जब टनलिंग होती है तो ये क्या होगी, जमीन के नीचे चली जाएगी। यही है क्वांटम टनलिंग, मतलब यह कोई बैरियर हो बीच में तो उसको पार कर जाएगा, उससे वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये थिन लेयर वाला, तो इसके लिए आर पार चला जाता है। आर पार चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बाउंस बैक नहीं होते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में जब हम बॉल कोई फेंकता है बॉलर, तो एक जगह पर पड़ती है फिर ऊपर उछलती है। लेकिन जब टनलिंग वाला केस होगा, टनलिंग मतलब गुफा बनाना, टनल बनाना, सुरंग बनाना, तो ये जहाँ पर पड़ेगा वहीं पर अंदर चला जाएगा जमीन में। दिस इज कॉल्ड टनलिंग, जो कि यहाँ पर इधर से इलेक्ट्रॉन आया
और इस केस पर चला जाता है। नेक्स्ट है AI इज बीइंग वेपनाइज्ड। FM ने कहा है। हमें यही समझना है कि क्या कहना चाह रही हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। AI आप लोग समझ रहे हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको छोड़कर जो कृत्रिम तरीके का इंटेलिजेंस है, मशीन का इंटेलिजेंस। अब हम लोग यूज़ करते हैं जैसे चैट जीपीटी, ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, जैसे ग्रोक है, जैसे परप्लेक्सिटी है। तो ये सारे क्या हैं? AI ऐप हैं। और ये क्या करते हैं? आपको इमेज जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐप हैं जो वॉइस जनरेट कर सकते हैं और डीप फेक इमेजेस, जैसे वॉइस जनरेट हो गई, डीप फेक इमेजेस हो गई, इवन इमेज का जो कटआउट होता है, कटआउट से कोई तात्पर्य नहीं, इमेज मतलब सिंपली जो इमेजेस होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जो चेहरा बदल देते हैं तो डीप फेक में आता है फिलहाल। तो ये चीज़ें क्या हैं? जैसे FM जो निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि उनकी बहुत सारी डीप फेक इमेजेस, डीप फेक वीडियो, इमेज मतलब उनके चित्र ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहे हैं। और जब ये ऑनलाइन घूम रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, तो लोगों को गलत सूचना दे रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। एक तो एग्जाम्पल उन्होंने अपना दिया, अभी आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने, हम लोग पढ़े भी थे उसमें, जब पर्सनालिटी राइट्स ग्रांट किए, इसको अभी अभिषेक बच्चन का हो गया, ऐश्वर्या बच्चन का आया था अभी, अनिल कपूर, ये नाम याद रखेंगे। इन लोगों ने क्या कहा, कंसर्न क्या था इनका कि इनके भी क्या है, डीप फेक इमेजेस। और बिग बी का तो लिखना ही है, अमिताभ बच्चन का, इनके डीप फेक वीडियोस। अनिल कपूर का जो एलिगेशन है उसमें कि बहुत से वीडियो हैं जो अश्लील हैं और किसी एक्ट्रेस के साथ उनको अश्लील पोजीशन में दिखाया जा रहा है, तो इससे निजता का उल्लंघन हो रहा है। बिग बी का वॉइस है, उनकी वॉइस को इस्तेमाल करके कौन बनेगा करोड़पति बना रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है क्या ये सब ओरिजिनल है, वास्तविक है, सही वाले बच्चन जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, और सब ये बना रहे हैं कैसे? AI के इस्तेमाल से। तो ये क्या होगा, AI को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ AI, यही है वेपनाइजेशन ऑफ AI। AI को हथियार के रूप में। तो इसके चैलेंजेस हैं AI के, ये जो हम पढ़ रहे हैं AI का चैलेंज है। अब इसी की वजह से क्या होता है, बहुत से साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं कि लगा बच्चन जी बोल रहे हैं, बच्चन जी ने कहा है पैसा ट्रांसफर कर दो, साइबर फ्रॉड्स हो गए। लोगों की जो फोटो, जो फेक फोटो सर्कुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत सारे। तो ये सब इसके क्या है, डिजिटल फ्रॉड्स यूजिंग द वीडियोस, जैसे न्यूड वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, किसी के कुछ वीडियोस मिल गए, न्यूड वीडियो बना दिए गए, कैसे? AI से।
ठीक है, डीप फेक वीडियोस। तो ये सारी चैलेंजिंग वही है, एआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। दिस इज कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ एआई। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे पास जो डिजिटल करेंसी है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बयान है, जो उसमें मतलब का है वो मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे डिजिटल करेंसी आरबीआई ने कौन सी बनाया है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आरबीआई ने बनाया है। लेकिन अभी रोल आउट नहीं हुआ है कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सिलेक्टिव क्षेत्र में इसको चलाया जा रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि पूरे नेशन के स्तर पर रोल आउट करने के लिए कुछ और देश इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हमारे पास रुपया होता है, कैश होता है, वही है। एक आपको याद होगा, आप लोगों को कफ सिरप को लेकर बहुत बवाल चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है। कफ सिरप का नाम क्या है, कोल्ड ड्रिफ। कोल्ड ड्रिफ ये सिरप है। कफ सिरप का मतलब हो गया खांसी वाला, या खांसी वाली या वाला सिरप। ठीक। तो हुआ क्या है, और क्या रखा है इसमें, आपको पता ही होगा कि एमपी और राजस्थान में बच्चों की डेथ हो गई है। लगभग 30 बच्चे हो गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कारण, अभी तक कारण जो पता चला है, इसमें मृत्यु हुई है किडनी फेलियर की वजह से। बच्चों की किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल क्यों हुई है, उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि ये जो सिरप था, कफ सिरप, उसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल था। इसकी जो मात्रा, निर्धारित मात्रा थी, उससे ज्यादा मात्रा थी, उससे ज्यादा मात्रा थी इसकी जो निर्धारित है। इस वजह से बच्चों की डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो कोल्ड रिफ कंपनी के जो ऑनर हैं, निर्माता हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। ठीक है। एक और नई बात क्या आई इसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी रिपोर्ट मांगी है भारत से कि ऐसा तो नहीं कहीं बाहर भी एक्सपोर्ट किया गया हो। तो अभी मांगी है रिपोर्ट, ये है इसका प्रकरण अभी तक जो पहुंचा है। अब यहाँ पर लैक ऑफ, जो मैन्युफैक्चरिंग में लैक ऑफ इथिक्स का मामला यहाँ से आता है कि इथिकल काम नहीं किया गया होगा। तो कफ सिरप हो गया, ये हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का बयान। ये बयान आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सुनते रहिए आप केवल, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का स्टैंड क्या है। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान पर आरोप लगाया, क्या लगाया, कि वह स्वयं बॉम्बिंग कर रहा है, सेल्फ बॉम्बिंग। ही इज एक्यूज्ड ऑफ सेल्फ बॉम्बिंग, अपने लोगों को खुद ही उड़ा रहा है, प्लस सेल्फ बॉम्बिंग से लोग मर रहे हैं, तो ये हो गया जीनोसाइड। ये दोनों आरोप लगाए हैं भारत ने पाकिस्तान के ऊपर। इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ये कहाँ लोकेटेड होगा, लोकेशन कहाँ होगी, जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ है वहीं उसका अंग है, न्यूयॉर्क में। और इसमें मेंबर कितने होते हैं, सदस्य। सदस्य इसमें दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं स्थायी और कुछ होते हैं अस्थायी, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट।
स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। ये 5 कौन से लोग हैं? 5 है पावर, सुपर पावर वाले। अमेरिका, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 5 लोग हैं इसमें। इनको बोला जाता है P5 नेशन, P5 राष्ट्र या देश, पावर 5। क्यों? क्योंकि इनके पास वीटो पावर होती है। किसी भी मसले को अगर इनके सामने रखा जाएगा तो उसको वीटो कर देंगे, मना कर देंगे, तो रिजोल्यूशन आगे पास नहीं होगा। यहाँ पर ये 10 लोग होते हैं, ये प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। रिटायर नहीं, प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता है इनका, चुने जाते हैं। भारत भी 2-4 बार चुना गया है फिलहाल। तो भारत, अब यहाँ पर मुद्दा क्या आता है जब भी ऐसी चीजें हैं, इसमें सुधार चाहिए। क्या हो? सुधार। और भारत को इसमें इन किया जाए, भारत को इसमें शामिल किया जाए, बस भारत की इतनी सी मांग है। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्टेबल कॉइन का। क्या है? स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार, उसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टेबल कॉइन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसी में आपने देखा होगा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया था। टॉपिक क्या है? स्टेबल कॉइन का। ये क्या होते हैं पहले तो हमें स्टेबल कॉइन्स पता चले, फिर आगे देखते हैं। तो स्टेबल कॉइन्स क्या है? ये एक कैटेगरी है। यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। ठीक। अब जब क्रिप्टो करेंसी हो गई, आपको पता चल गया, तो क्रिप्टो करेंसी के जो लक्षण है वो हम यहाँ लिख देंगे। वही लक्षण स्टेबल कॉइन्स के भी होंगे। क्या? यह डिजिटल करेंसी है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन दिखाई पड़ रही, डिजिटल करेंसी है। यह वर्चुअल करेंसी है, मतलब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑनलाइन मोड में रहती है इसलिए डिजिटल है। एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्चुअल करेंसी है। या कभी कभी बोलते हैं कि यह वर्चुअल डिजिटल असेट है। करेंसी के असेट भी होती हैं, ये हो गई वर्चुअल डिजिटल असेट्स। शब्द का खेल है केवल, बात वही बार बार लिखी जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। वर्चुअल डिजिटल असेट है प्लस क्रिप्टो करेंसी है, तो किस पर आधारित है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित है। और अल्टीमेटली जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है स्टेबल कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब होता है मुद्रा। ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, यही इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है जो अदर क्रिप्टो करेंसी से इसको भिन्न बनाता है। यह ऐसी क्रिप्टो करेंसी है
जिसका मूल्य स्थिर रहता है। जो स्टेबल लगा है उसलिए लगा हुआ कि इसका जो मूल्य है वो स्टेबल रहता है। जैसे हमारा इंडियन करेंसी 100 रुपए का, तो इसका मूल्य 100 रुपए है, इसमें चेंज नहीं होता है, तो स्टेबल मूल्य स्थिर रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन। अब इसी ये मूल्य स्थिर कैसे रहता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अभी क्रिप्टो करेंसी की। प्रॉब्लम क्या है कि उनका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे इथेरियम है या ब्लॉकचेन पर आधारित और कौन सी करेंसीज आप देख सकते हैं, तो उनके वैल्यू में क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, वैल्यू जो उनका मूल्य होता है बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। तो उसको स्थिर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ किया, उसके लिए स्टेबल कॉइन को पेग कर दिया। क्या कर दिया? पेग्ड। पेग्ड का मतलब होता है लिंक करना। तो लिंक इसी बेसिस पर स्टेबल करेंसी के प्रकार बताए गए हैं। एक है फिएट बैक्ड करेंसी, फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन। या स्टेबल करेंसी। फिएट बैक्ड का मतलब ये हुआ कि किसी, जैसे एसेट्स होती हैं, कोई मुद्रा है, कोई करेंसी से के साथ लिंक कर दिया गया, किसी करेंसी के साथ लिंक कर दिया गया, जैसे डॉलर के साथ लिंक कर दिया जाए, या फिर गोल्ड है, इसके साथ अगर लिंक कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू में क्या होगा? फ्लक्चुएशन नहीं होगा, परिवर्तनशीलता नहीं आएगी। या आप रुपए से बैक कर सकते हैं, जिससे भी करना हो, तो बैक्ड होती है करेंसी, किसी से लिंक होती है। तो यहाँ पर फिएट बैक्ड करेंसी क्या होता है? फिएट ये क्या होता है? ऐसी मुद्रा, फिएट मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। एक बात। दूसरा इसका लक्षण क्या होता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती है। फिएट करेंसी का जो लक्षण होता है, तो एक प्रकार ये हो गया, हम पढ़ रहे हैं स्टेबल कॉइन्स, तो ये करेंसी से बैक्ड होती है। दूसरा टाइप है इनका क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। ये क्या होते हैं? ये बैक्ड बाय क्रिप्टो करेंसी के द्वारा समर्थित होते हैं। अन्य जो क्रिप्टो मुद्राएं होती हैं उनके द्वारा सपोर्टेड होती हैं, समर्थित होती हैं, या लिंक होती हैं। तीसरा इन्होंने बताया है अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स। ये, इसमें क्या होता है, इनका वैल्यू जो मूल्य होता है वो अल्गोरिदम से जो है, जो कंप्यूटर अल्गोरिदम होता है उससे स्थिर किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। कैसे? सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर। सप्लाई, मुद्रा की जो सप्लाई है और मुद्रा की जो डिमांड है, उसको बैलेंस करके इसके प्राइस को स्थिर किया जाता है। तो ये तो हो गया स्टेबल करेंसी के बारे में। अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या है। जैसे लक्षण हमने बहुत सारे लिखे यहाँ पे, जैसे एक और लक्षण लिख सकते हैं, जैसे ये क्रॉस बॉर्डर करेंसी है। मतलब सीमा के आर पार आराम से आ सकती है, जा सकती है। प्लस यह डिसेंट्रलाइज्ड होती है।
अभी तक क्या है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, क्योंकि राज्यों के द्वारा भी किसी देश द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इनके जो फायदे हैं इस करेंसी के, वो देखते हैं क्या है। फायदा क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय लेन देन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर है, किसी के देश की मुद्रा नहीं होती, क्रॉस बॉर्डर है, आराम से लेन देन हो सकता है। प्लस जब ये लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन अंतरराष्ट्रीय, ये क्या होता है, सस्ता भी होता है। कितना सस्ता पड़ता है, आप समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन में अगर रेमिटेंस भेजना है तो अभी तक लगता है $40, अगर इससे करेंगे तो $0.01 ये स्टेबल कॉइन पे खर्च आएगा। और क्या होता है अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन में, ये बहुत तीव्र है, इसमें लेन देन तीव्र है, सेकंडों में होता है लेन देन, जबकि इस समय जो होता है उसमें दिन लग जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं, जो इस समय हम लोग लेन देन करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं। प्लस यह सिस्टम जो लेन देन होगा सेफ एंड सिक्योर भी है। तो ये इसके फायदे हैं स्टेबल कॉइन्स के। तो ये मुद्दा हम लोगों का खत्म होता है स्टेबल कॉइन का। अब हम लोग चलते हैं 9 तारीख के द हिंदू पर। न्यूज क्या है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूके पीएम ऑन इंडिया विजिट। इसके बारे में अभी तो यात्रा पर ही है, तो 2-3 दिन के बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्या हुआ। यूके के पीएम के बारे में क्या जानते हैं आप, इनका नाम पता हो पहले तो। कीर स्टारमर नाम है इनका, KEIR, कीर स्टारमर, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत की यात्रा पर आए हुए। इनके साथ डेलीगेशन कितना आया जानते हैं आप लोग, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि इनके साथ आए लगभग 100 लोग आए हैं, पूरा गांव आया हुआ है। अब देखिए जब लोग आते हैं तो क्या होगा, इनके साथ उद्योगपति होंगे, ठीक है, जो एकेडमिक्स होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, टीचर्स वगैरह, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, प्लस जो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो समाज के लोग होते हैं हर क्लास के, वो आकर यहाँ पर अपने स्तर पर बातचीत करते हैं। तो ये आए हैं, और आपको यहाँ पर याद रखना है, हमने अभी यूक्रेन के साथ यूके के साथ फ्री FTA साइन किया है। क्या किया है, FTA साइन किया है, मुक्त व्यापार समझौता। इसका नाम क्या है, ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अभी कुछ बातें इसमें होंगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल एक डिफेंस समझौता हुआ है इनके साथ में, कि मिसाइल की सप्लाई करेंगे भारत, मिसाइल खरीदेगा भारत। अब चूंकि देखिए इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ, तो समझौता जब होता है तो केवल व्यापार का नहीं होता है, निवेश का होता है। तो निवेश का होता है, तो भारत में इतने लोग जो आए हैं 100 लोग, ये बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे निवेश करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए। इससे क्या होगा, ब्रिटेन में निवेश बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ता है तो आगे का चक्र, GDP बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वो सारी चीजें आपको पहले से पता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। नोबेल अवार्ड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सो केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, 3 लोगों को दिया गया है। नाम है
सुसुमू, कीतागावा जापानी है। दूसरा है रिचर्ड रॉबसन। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और तीसरा है उमर एम यागी। ये अमेरिका से हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है, मतलब क्यों दिया गया है? तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया है खोज के लिए जिसका नाम है MOF की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म पहले समझते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मटेरियल या पदार्थ की खोज के लिए दिया गया। होता क्या है ये, केमिस्ट्री की भाषा में क्या किया गया है कि मेटल्स को, जो मेटल होते हैं उनको ऑर्गेनिक कार्बनिक तत्वों से जोड़ा गया है। तत्वों से जोड़कर एक पदार्थ बनाया गया। एक या कई पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसका फ्रेमवर्क बनाया कि किसी मेटल को किसी ऑर्गेनिक से कैसे जोड़ते हैं। कर पदार्थ या इंग्लिश में मटेरियल बनाने का काम किया है। कारण क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि केमिस्ट्री में इन तत्वों को आपस में जोड़ना, दोनों को, मेटल को और ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना काम है कि आपस में जुड़ते ही नहीं है। जे ये वैसे ही है जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ना। अमेरिका नॉर्थ पोल पर है, ये साउथ पोल पर है। तो बहुत मुश्किल काम है, इसको इन्होंने जोड़ा है। अब इसका फायदा क्या है? इसको जो जोड़ा गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को इन्होंने, तो इनके मध्य इनके जो अणु बनते हैं बहुत स्थान होता है। स्पेस खूब होता है। अब इसी स्पेस का यूज किया गया है। इसका यूज क्या है, इसका जो यूजेस क्या है या एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन क्या है इसका? जैसे अगर वातावरण में उपस्थित गैसों को अवशोषित कर सकता है ये मटेरियल। अब देखिए गैस क्या है यहाँ पर। कुछ हो सकती है टॉक्सिक गैसेस हों जो वायुमंडल में हानिकारक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल CO2, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सोचिए अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी किसकी? CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु तापन। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? तापमान बढ़ रहा है तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करेगा। क्लाइमेट चेंज का पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक की दूसरा, ये मटेरियल जो है, जो डेजर्ट एयर होती है, मतलब मरुस्थलीय वायु जो होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु से पानी को
निकाल सकता है या पानी का निष्कर्षण कर सकता है, को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी या जल उपलब्ध करवा सकता है, ये भी इसका स्कोप है। प्लस जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको गति को तीव्र कर सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं। तो विशेष रूप से फायदा हमें यहाँ पर दिख रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गाजा पीस प्लान, ये क्या था? 20 पॉइंट पीस प्लान पूछ लिया जाएगा ये किसने दिया था। तो दिया था किसने? ट्रंप महोदय ने। पर्पज आप लोग जान ही रहे हैं, गाजा इजराइल संघर्ष। गाजा इजराइल के बीच क्या बोलते हैं, ट्रूस, सीज फायर, सीज फायर के लिए युद्ध विराम होते हैं। तो इसमें क्या शुरू हो गया है? देखिए, प्रिजनर स्वैप शुरू हो चुका है इसमें। प्रिजनर स्वैप का मतलब क्या होता है? स्टार्टेड, मतलब एक दूसरे के जो बंदी है उनकी अदला बदली, बंदी की अदला बदली कर रहे हैं। तो इस पर एग्री हो गया है, तो काम शुरू हो चुका है इस प्लान पर। नेक्स्ट क्या है? एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा, NMIA। क्या है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो सकता है पूछ लिया जाए कि है कहाँ। NMIA देखें तो आप बता सकते हैं मुंबई में है। नवी मुंबई का मतलब होता है न्यू मुंबई, नवी मतलब नया। तो इसका उद्घाटन किया है। अब इसका फायदा क्या होगा? एक नया एयरपोर्ट बन गया तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी हब हो जाएगा। क्या बनेगा? ग्लोबल कनेक्टिविटी हब, विश्व में कनेक्टिविटी का केंद्र। क्यों? क्योंकि ये दूसरा एयरपोर्ट है। इससे पहले तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ही वहाँ पर। और फायदा क्या होगा? जब ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो वहाँ के आसपास किसान रहते हैं, वो अपना सामान क्या कर पाएंगे? निर्यात कर पाएंगे, और निर्यात वो भी कम कीमत पर। तो जब कम कीमत पर निर्यात करेंगे तो इनको लाभ भी बढ़ेगा। जब लाभ बढ़ेगा तो बाकी लोग आएंगे वहाँ पर काम करने के लिए। तो ये हो गया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आया है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है? एक हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में तेजस। अब इसको भारत में शामिल करने की बात चले, एक आध महीने में शामिल कर लिया जाएगा। एयरफोर्स में शामिल करने की बात शुरू हो चुकी है। एक महीने में, हो सकता है एक आध हफ्ते में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन कौन कर रहा था? HAL प्रोडक्शन कर रहा था। तो क्यों काफ़ी डिले भी हो गया था? कारण क्या है? इसका जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से मंगवाया जाता है। तो अभी इन्होंने 2-3 इंजन की सप्लाई की है, तो ये तैयार होके हमारी सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। एक छोटी सी न्यूज़ क्या है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो वहाँ पर सीटें कितनी हैं? 243 सीट्स हैं विधानसभा में। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मेजर मोमेंट्स चीज़ें। एक इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू।